बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को उर्दू में कहते हैं खराबी की शिकायत। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो है इसकी तीन मेजर कैटेगरीज हैं। डिसोसिएटिव एमनीसिया। डिसोसिएटिव एमनीसिया ये होता है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में सही तरह से रिकॉल नहीं ना जब कर पाते हैं, यानी कि आपको अपने जो ज़ाती तजुर्बात होते हैं उनके बारे में जब आपको याद करने के लिए कहा जाता है तो आप उसको सही तरह से रिकॉल नहीं कर पाते, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसोसिएटिव एमनीसिया। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़ात में मौजूद ही नहीं है, आपको आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। और डी रियलाइजेशन का मतलब है आपको ये महसूस होता है कि जिस दुनिया में आप रह रहे ये दुनिया रियल है ही नहीं है, वो फेक है, आप अपनी एग्जिस्टेंस पे शक करना स्टार्ट कर देते हो। और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसको इसलिए इसमें आप मल्टीपल आइडेंटिटीज इख्तियार कर लेते हो, किसी सिचुएशन में आप कुछ बन जाते हो और किसी सिचुएशन में आप कुछ बन जाते हो। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की ये तीन मेजर कैटेगरी हैं जो DSM-5 ने प्रपोज की थी, ठीक है। DSM-5 ने ये तीन मेजर कैटेगरी डिस्कस की थी। अब सिंपल टर्म्स में हम डिसोसिएशन देख लेते हैं कि डिसोसिएशन क्या होता है। डिसोसिएशन का मतलब है कि फेलियर ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का आपको पता होगा कि कॉन्शियसनेस में हमारे वो एक्ट्स आते हैं जो हम जिनसे हम अवेयर होते हैं, यानी कि मुझे पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं अपनी इमोशन से, अपनी फीलिंग से, अपनी मोटिवेशन से, अपनी कोग्निशन यानी कि थिंकिंग से अवेयर हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। लेकिन डिसोसिएशन में ये होता है कि हम अवेयर नहीं होते कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है वो फेल हो जाती है इस सिचुएशन में। माइल्ड डिसोसिएटिव स्टेट्स क्या है कि यानी कि जिसमें हम मिसाल के तौर पे इसने क्या है कि थोड़ी कम डिसोसिएटिव स्टेट क्या है जो दरमियानी होती है, ना ज़्यादा स्फीयर और ना ज़्यादा लो। वो ज़्यादातर कॉमनली लोगों में एग्जिस्ट करती है। इसमें लॉस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस यानी कि उनको वो अपनी ज़ात के बारे में उनको इलम नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पे सम टाइम वो रोड उनका घर जो जिस तरफ रोड को टर्न जा रहा होता है, जिस टर्न जिस टर्न को लेकर उन्होंने अपने घर की तरफ जाना होता है, सम टाइम वो इतने ज़्यादा ख्यालात में घिरे हुए होते हैं, इतनी मुश्किलात के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो अपने अपने ज़ात के बारे में भूल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैंने इस तरफ टर्न लेना था तो इस तरफ मेरा घर है, ठीक है। तो ये उसकी कॉन्शियसनेस, वो अवेयर था लेकिन उस टाइम उसकी कॉन्शियसनेस फेल हो गई, यानी कि उसको पता ही नहीं चला, इतनी उसको टेंशन थी। ये ज़्यादातर टेंशन की वजह से होता है और ज़्यादातर इसका मेन रोल मेमोरी के साथ है, क्योंकि हम अपनी जहानत का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को याद रख सकते हैं। तो डिसोसिएशन और मेमोरी का एक गहरा ताल्लुक है आपस में। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज किए कि हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रेस के अंडर भी किस तरह से काम करती है। तो इसके हवाले से साइकोडायनामिक थ्योरी ये कहती है कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में हमारे जो ट्रोमेटिक इवेंट्स हैं ना वो रिप्रेस्ड हो जाते हैं। रिप्रेशन का मतलब होता है कि आपकी आपकी जो कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जिन्हें आप दबा देते हैं। तो उसने कहा कि जब कोई ट्रोमेटिक इवेंट आता है तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। साइकोडायनामिक थ्योरी ये कहती है कि जब ऐसी कोई इवेंट जिससे हमें टेंशन हो, जिससे हमें कोई सदमा पहुंचता है, फॉर एग्जांपल कि हमारी कोई बहुत कीमती चीज़ खो जाती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा सदमा आता है, तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इस मॉडल में हम ये स्टडी करते हैं कि मेमोरीज़ को हम भुलाया कैसे, किस तरह से हम इनको भुला सकते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही होती हैं। बिकॉज दे आर सो इवर्सिव, हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो मुश्किल होता है उनके उन मेमोरीज़ के साथ ज़िंदा रहना, तो हम उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं। रिसर्च ये कहती है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह जो होती है ना, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रेस लेते हैं, किसी चीज़ का दबाव लेते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में ख़राबी पैदा करता है। ख़राबी तो पैदा करता ही है, उससे ज़्यादा वो क्या करता है कि हमारी स्ट्रेस जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो मेमोरी है ना वो रिप्रेस्ड होती जाएगी। ख़राब तो होगी लेकिन रिप्रेस्ड भी हो जाएंगे हमारे बहुत ज़्यादा थॉट। मिसाल उसने एक दी है, जैसे कि अ चिल्ड्रन हु गो थ्रू एक्सट्रीमली पेनफुल मेडिकल प्रोसीजर। उसने कहा कि एक बच्चा है वो जाता है मेडिकेशन लेता है किसी चीज़ के, यहाँ कोई मेडिकल प्रोसीजर उसके ऊपर किया जाता है, यानी कि कोई इसको ऑपरेट किया जाता है, तो उसमें वो एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन से गुजरता है, उसको बहुत ज़्यादा उस हालत में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, ठीक है। तो उसके पास उस मेमोरीज उससे तजर्बे की डिटेल एक्सपीरियंस्ड मेमोरीज होंगी उसके पास। जब हम उससे उस तकलीफ़ के बारे में पूछेंगे तो वो बहुत हमें डिटेल में अपनी उस तजर्बे के बारे में हमें एक्सप्लेन करेगा। नेचर ऑफ अटेंशन, नेचर एंड अटेंशन ऑफ मेमोरी, यानी कि हमारी मेमोरी की जो नेचर होती है जैसी एग्जिस्ट कर रही होती है, और हम कितनी तवज्जो से उस मेमोरी की तरफ या उस तजर्बे की तरफ ध्यान दे रहे हैं,
उसने कहा ये कभी भी चेंज नहीं होती, इवन के ड्यूरिंग इंटेंस पीरियड ऑफ स्ट्रेस, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा शदीद दबाव भी है ना, उस दौरान भी हमारी वो जो सिचुएशन है ना जिससे हम गुजरे होते हैं वो हम कभी भी नहीं भूलते। ठीक है। मेमोरी फॉर इमोशनली रेलिवेंट स्टिमुलस, उसने कहा कि जो स्टिमुलस जिस कोई भी ऐसा स्टिमुला है जिससे जो हमारे इमोशन से रिलेटेड हो वो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है। ठीक है। जबकि न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ अगर हम किसी चीज़ को करेंगे तो वो हमारी मेमोरी को इम्पेयर करेगा, ख़राब करेगा हमारी मेमोरी को, यानी कि हमें मेमोरी लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी इमोशनल स्टिमुलस के साथ अपने किसी तजर्बे को या अपनी किसी मेमोरी को पेयर करेंगे तो वो हमारे स्ट्रेस को और बढ़ाएगा। मिसाल के तौर पे इसने एक और एग्जांपल दिया है कि पीपल रिमेंबर एवरी डिटेल अबाउट अ गन डैट वाज ट्रेन ऑन दैम बाय बी अनेबल टू रिमेंबर द फेस ऑफ पर्सन हु हेल्ड द गन। उसको वो सारी एक एक माइनर डिटेल भी याद होगी कि किस तरह से उसको ट्रेन किया गया, कि उसने किस तरह से गन शूट करनी है, लेकिन वो उसके जिसने गन पकड़ी होगी उसके फेस को रिमेंबर करने में उसको मुश्किल होगी, यानी कि याद करने में दोबारा। जब वो रिकॉल करेगा वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, या फॉर एग्जांपल अगर उस पर किसी ने फायर किया तो उसको वो पूरी सिचुएशन याद होगी जिस सिचुएशन में इस पर फायर किया गया, वो सारे एस्पेक्ट को कनेक्ट कर देगा, लेकिन वो उसकी फेस को याद करने में से डिफ़िकल्टी होगी। बहुत से थेरिस्ट ये बिलीव करते हैं कि स्फीयर डिसोकेशन, जब हम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हमारी जाकर डिसोकेशन होती है ना, यानी कि हमारी जो सोचने की सलाहियत है उसमें ख़राबी आती है एक्सट्रीम लेवल पे जा, तो वो हमारी मेमोरी के साथ इंटरफेयर करती है। ज़्यादातर ये कब होता है जब हमें कोई स्फीयर ट्रोमा यानी कि बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। ठीक है। तो फिर मेमोरीज क्या होती हैं, इस तरह से हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं कि वो हमारी अवेयरनेस को एक्सेस नहीं कर पाती। जब हम दोबारा नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं तो हम दोबारा उस उन्हीं मेमोरी को जिस तरह हम स्फीयर ट्रोमा में से गुजरे होते हैं उनको एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो उस तरह से हमारे पास नहीं आएंगी, क्योंकि उनका सिवेरिटी लेवल कम हो चुका होगा उस टाइम तक। तो हम उस लेवल पर जाकर उसको महसूस नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे जब हम उस सिचुएशन में से गुजरे थे तो उसको महसूस कर सकते थे। ठीक है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इसी वजह से आता है, इसी प्रोसेस का आउटकम है। ठीक है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो होते हैं वो इन्हीं ख्यालात का नतीजा होता है जो हम दबाव की हालत में लेते हैं, जिन्हें हम दबा देते हैं और बाद में दोबारा याद दहानी करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें याद नहीं आते। डिसोसिएटिव एमनीसिया सबसे पहली सब टाइप है अकॉर्डिंग टू DSM-5। इसमें क्या करता है कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी जो अहम उसकी ज़ाती मालूमात होती है ना, उस किसी ट्रोमा की वजह से या किसी ऐसे सदमे की वजह से वो अपनी उस इंफॉर्मेशन को भूल जाता है। द होल्स इन मेमोरी आर टू एक्सटेंसिव, यानी कि होल्स का मतलब होता है कि खाली खला आ जाना दिमाग में, यानी कि जो ऐसी चीज़ें जो हमें भूलनी नहीं चाहिए वो इतने बड़े बड़े दिमाग में खला आ जाते हैं कि हम बहुत सी आम सी बातें भी हैं ना जो हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं। इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए लॉस नहीं होती है एमनीसिया में, यानी कि ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हमेशा के लिए वो जो मालूमात है जो मैं अपने बारे में जानना चाह रही वो ख़त्म हो चुकी है, जबकि वो इस वजह से लॉस्ट हो जाती है क्योंकि हम उसको एमनीसिया के पीरियड्स में रिमेंबर नहीं कर पा रहे होते। ठीक है। एमनीसिया यही होता है ना कि मेमोरी का लॉस हो जाना। ठीक है। तो हम जब उसको रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं तो चंद सालों तक हम उसको नहीं रिट्राइव कर पाते जब तक एमनीसिया ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। जब तक वो एमनीसिया की स्टेट में है वो कोई मेमोरी को दोबारा से अपनी जो पर्सनल इवेंट ट्रॉमेटिक इवेंट है उसके अकॉर्डिंग रिमेंबर नहीं कर सकता। द मेमोरी लॉस इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ अ पार्ट ऑफ अ ट्रोमेटिक इवेंट, यानी कि हम उसको कहते हैं कि वो अपने किसी उस तजर्बे के बारे में जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि उसके किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है तो वो उसको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। सीवियर सब टाइप एमनीसिया की क्या है, फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है कि इसमें मेमोरी लॉस और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें तो सिर्फ वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भूल जाता है ना अपनी किसी, इसमें वो टोटली अपनी इंफॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में उसको कुछ भी याद नहीं रहता। वो कब घर से गया, उसने कौन बाद में किस घर में गया, उसने कहाँ काम किया, इवन कि वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है, कभी कहीं पर अपना नाम भी नया रख लेता है, घर नया ले लेता है, नई जॉब कर लेता है, अपनी पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स भी चेंज कर लेता है, यानी कि अपनी पूरी आइडेंटिटी को ही चेंज कर लेता है इसमें वो। ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ होती है उस इंसान की। ठीक है। यानी कि वो उसने देखो ना अब वो एक टाइम में अपनी आइडेंटिटीज़ बार बार चेंज कर रहा है, जहाँ जाता है नेक्स्ट टाइम वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है। ठीक है। तो फ्यूज जो है वो
डिसोकेटिव फ्यूज जो है वो एमनीसिया का स्वीयर वाली सब टाइप है। एमनीसिया में सिर्फ वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिकॉल नहीं कर पाता, लेकिन फ्यूज में वो अपनी क्या करता है, आइडेंटिटीज़ बार बार चेंज कर रहा होता है। डिसोकेटिव डिसऑर्डर में जो डेफिसिट ज़्यादातर देखे जाते हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादातर डेफिसिट जो होते हैं वो हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी में आते हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी में नहीं आते। एक्सप्लिसिट मेमोरी का क्या मतलब होता है कि हम कॉन्शियसली अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के इन डिस्क्राइबिंग अ बाईसाइकिल यू हैड एज अ चाइल्ड, यानी कि बचपन में आपके पास एक बाईसाइकिल थी, वो कैसी दिखती थी, किस तरह की थी। इम्प्लिसिट मेमोरी में लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, इसमें हम कॉन्शियसली रिकॉल नहीं कर सकते इवन अ माइनर डिटेल, इसमें सिर्फ हमें ये पता होता है कि हमने किस तरह से बाईसाइकिल चलाई थी, ठीक है। जब डिसोकेटिव एमनीसिया होता है उसमें ज़्यादातर इम्प्लिसिट मेमोरी आती है, ठीक है। उसमें उसको ये तो याद होता है कि उसने बाईसाइकिल चलाई थी, ठीक है। उसको ये नहीं याद होता वो कैसी दिखती थी, उसकी कोई डिटेल उसको याद नहीं होती। जो हमारे डिसोकेटिव डिसऑर्डर होते हैं ना, उसमें हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी में डिफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट में भी आ सकता है, इम्प्लिसिट दोनों में आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इम्प्लिसिट मेमोरी उसमें रिकॉल होती है, क्योंकि कॉन्शियसली उसको हर चीज़ याद नहीं आती। मिसाल के तौर पे एक वुमेन है जो एमनीसिया की पेशेंट थी, वो एक बार रोड से गुजरी है, किसी स्ट्रीट से गुजरी है, तो उसको किसी ने एक ऐसा जोक बोला है जो उसको बहुत बुरा लगा है। उसको उसकी कोई इवेंट की कोई बात नहीं याद रहेगी, लेकिन उसको वो उस इंसिडेंट से गुजरते हुए वो लोकेशन याद होगी, कुछ एक्सपेक्ट्स उसको याद रह जाएंगे, इवन कि उसको वो जोक भी एग्जैक्टली याद नहीं होगा। उसको उस इवेंट की कोई एक्सप्लिसिट मेमोरी याद नहीं होगी, लेकिन इम्प्लिसिट मेमोरी उसको याद होगी कि उस सिचुएशन में उसने क्या फ़ील किया, ठीक है। जब हम डिसोकेटिव एमनीसिया को डायग्नोस कर रहे होते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले देखना है कि मेमोरी का लॉस किस वजह से हो रहा है। डिमेंशिया की वजह से, यानी कि एजिंग फैक्टर है कि वो बूढ़ा हो रहा है जिसकी वजह से उसको मेमोरी लॉस हो रहा है। डिमेंशिया एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज़ है जिसमें इंसान का मेमोरी लॉस हो जाता है ड्यू टू सम एक्सीडेंट, ड्यू टू सम इवेंट, ऐसा जो कोई ट्रोमेटिक इवेंट हो, एंड सब्सटेंस अब्यूज़, या तो वो कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है। एमनीसिया जो होता है वो इस वजह से भी आ सकता है कि हमें बहुत ऐसी सिचुएशंस की वजह से भी अकर कर सकता है जिनमें हम बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस फेस करते हैं, जैसे मार्शियल डिस्कॉर्ड, हमारी शादी सही नहीं चल रही, हमारी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं पार्टनर्स की, ठीक है। पर्सनल रिजेक्शन, यानी कि आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है बार बार, ठीक है। फाइनेंशियल और ऑक्यूपेशनल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से भी एमनीसिया हो सकता है। कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती तौर पर अगर कोई आफात आ गई उन वजह से, उसकी वजह से भी आपको एमनीसिया हो सकता है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड डैट इवन अमंग पीपल हु हैव एक्सपीरियंस इंटेंस ट्रोमा, उसने कहा कि ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंस्टेंस लेवल पर जाकर ट्रोमा को एक्सपीरियंस करते हैं, फॉर एग्जांपल इम्प्रिजनमेंट इन अ कंसंट्रेशन कैंप, ठीक है, डिसोकेटिव एमनीसिया एंड फ्यूग आर रेयर, यानी कि जिन लोगों को जेल हो जाती है उन वहाँ पर जब हम कैंप्स लगा के उन लोगों को पेशेंट्स को असेस करते हैं तो वहाँ उनमें डिसोकेटिव एमनीसिया फ्यूग बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट इसकी सेकंड टाइप है डीपर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। पहला था डिसोकेटिव एमनीसिया। डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर में वो परसीव करता है अपनी ज़ात के बारे में और अपनी सराउंडिंग के बारे में। डिस्कॉन्सेंट्रिंगली, डिस्कॉन्सेंट्रिंगली का मतलब होता है एंड डिस्ट्रप्टिवली अल्टर्ड, कि वो डिसकॉन्सेंट्रेशन कर रहा है अपने बारे में, ठीक है, अपने आप को इतना कॉन्सेंट्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन गलत वे में कर रहा है। एंड डिस्टर्प्टिवली कि उसकी जो थिंकिंग है ना वो डिस्टर्ब्ड हुई हुई है किसी ट्रोमा की वजह से या किसी स्ट्रेस की वजह से। ये दोनों परसेप्शन किस वजह से इस इंसान में आती हैं, स्ट्रेस की वजह से आती हैं। डीपर्सनलाइजेशन एपिसोड में वो क्या फ़ील करता है, वो ये फ़ील करता है कि वो अपनी उसे ऐसा लगता है कि वो दुनिया में है ही नहीं है, सेंस ऑफ सेल्फ ही उसकी ख़त्म हो जाती है। उसको ऐसे लगता है कि जो उसके लिम्स हैं, लिम्स यानी कि जो उसकी हड्डियाँ हैं या जो भी हैं उसके जोड़, ये इसे क्या कहते हैं, लिम्स को, कंधों वगैरह को, वो लंबे हो गए हैं, उनकी साइज़ खुद ब खुद चेंज हो गया। उसे ऐसा लगता है उसको अपनी आवाज़ ही अनजान लग रही होती है, उसे ऐसा लगता है कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, कहीं और से आवाज़ आ रही है। उसका ऐसे फील होता है कि इंप्रेशन दैट दे आर आउटसाइड देयर बॉडी, यानी कि वो अपनी जिस्म में है ही नहीं है, वो अपने आप को अपने जिस्म से बाहर महसूस कर रहे होते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि वो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसे अपनी ज़ात इतनी दूर दिखाई दे रही है एक फासले पे, ठीक है। सम टाइम वो अपने आप को मैकेनिकल फील करते हैं, जैसे रोबोट्स नहीं होते जिनकी कोई फीलिंग्स थॉट्स नहीं होते। डी रियलाइजेशन के एपिसोड में इसको क्या लगता है कि उसको अपनी दुनिया ही
गैर हकीकी लगना शुरू हो जाती है, इसे लगता है कि ये दुनिया है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। चेंज इन DSM क्राइटेरिया, DSM-5 के क्राइटेरिया में ये एविडेंस दिया जाता है कि जिन लोगों को डीपर्सनलाइजेशन के सिम्टम्स आते हैं ना, उनको डीरियलाइजेशन के सिम्टम भी उसके साथ ही आते हैं। इन दोनों के सिम्टम एक जैसे हैं, डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन दोनों के सिम्टम एक जैसे ही हैं। ये डिसऑर्डर जो है वो एडोलेसेंस में होना स्टार्ट होता है। ठीक है। और ये बहुत जल्दी स्टार्ट भी होता है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो सकता है। और अगर ये क्रोनिक स्टेज पे चला जाए, सीवियर टाइप हो जाए, तो ये लाइफ टाइम भी चलता है। ठीक है। यानी कि बहुत लंबे अरसे तक ये चलता है डिसऑर्डर, इसको हम ख़त्म भी करवा सकते हैं। DSM-5 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन के साथ और भी डिसऑर्डर को अकर करते हैं। यानी कि अगर आपको डी पर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर है ना, तो आपको शिज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, उसके साथ PTSD के सिम्टम भी हो सकते हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। ठीक है। डी पर्सनलाइजेशन के जो सिम्टम है ना, वो हाइपर वेंटिलेशन के सिम्टम्स की वजह से भी ट्रिगर होते हैं, जो कि पैनिक अटैक का एक कॉमन सिम्टम है कि सांस का उखड़ना। ठीक है। डी पर्सनलाइजेशन उस इंसान को तब ऐसा लगता है कि वो अपनी जिस्म में है ही नहीं है, या उसे लगता है कि वो मरने वाला है, या उसे ऐसा लगता है कि ये दुनिया नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जब हमारा सांस उखड़ता है तो हमें ऐसा लगता है ना पैनिक अटैक की सिचुएशन में कि हम मरने वाले हैं, हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ये वो, हम उस सिचुएशन में बहुत पैनिक कर जाते हैं। थर्ड इसकी टाइप है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू DSM-5 ये भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की एक कैटेगरी है, जिसमें इंसान क्या करता है, टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ एक टाइम में रख रहा होता है। यानी कि उसकी मोड ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग, ठीक है, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट इमर्ज हो रही होती हैं। ठीक है। एक टाइम में वो डिफरेंट फील, थिंक और एक्ट कर रहा होता है, एक टाइम में वो डिफरेंट फील, थिंक और एक्ट कर रहा होता है। ठीक है। DID यूजली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है और ये डायग्नोस एडल्टहुड में जाकर होता है। ठीक है। एक्सटेंसिव और सीवियर जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होते हैं, उनमें रिकवरी जो होती है बहुत कम होती है। ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वुमेंस में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। और इसकी भी अदर डिसऑर्डर के साथ कोमॉर्बिडिटी है कि इसके साथ अगर और PTSD है, अगर उस पेशेंट को MDD है या सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर है, तो उसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है। DID के जो पेशेंट होते हैं, उनको सर में दर्द होना, हेलुसिनेशन यानी कि आवाज़ें आना, या कोई चीज़ दिखाई देना जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, या सुसाइडल थॉट्स आना कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, अपने आप को हार्म पहुंचाना, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स, और भी बहुत ज़्यादा डिसोसिएटिव सिम्टम, एमनीसिया, डीपर्सनलाइजेशन वगैरह के सिम्टम उसको फील होते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी हर डिसऑर्डर में एक्सप्लेन किया है कि जब भी एक डिसऑर्डर होता है तो उसकी दूसरे डिसऑर्डर के साथ भी कोमॉर्बिडिटी होती है। यानी कि जैसे कि अगर उसको डिप्रेशन है तो उसको बाइपोलर के एपिसोड भी आ सकते हैं। ठीक है। एक डिसऑर्डर जो है वो दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ कोमॉर्बिडिटी रखता है। एटियोलॉजी क्या, DID की दो थेरीज हैं जो DID को एक्सप्लेन करती हैं। एक है पोस्ट ट्रॉमेटिक मॉडल और दूसरा है सोशो कोग्निटिव मॉडल। इन दोनों के नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये दोनों थेरीज यही सजेस्ट करती हैं कि फ़िज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ जब हमें बचपन में, हम अपनी चाइल्डहुड में कहीं भी किसी भी स्टेज पर अगर फिज़िकली या सेक्सुअली अब्यूज़ किए गए हैं, तो हमें इन एडल्टहुड DID के सिम्टम फेस करना पड़ेंगे। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो अब्यूज़ड होते हैं, उनको DID डेवलप वो कर जाते हैं बाद में, जब हम उनको आफ्टर डायग्नोसिस जो वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तब हमें पता चलता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से या चाइल्डहुड में वो फिज़िकली या सेक्सुअली तौर पे किसी ना किसी स्टेज पे अब्यूज़ हुआ था, जिसकी वजह से वो DID का शिकार हुआ है। पोस्ट ट्रॉमेटिक मॉडल क्या प्रपोज करता है कि जो लोग होते हैं ना, जब वो ट्रॉमा से कोप नहीं कर पाते, बचपन में उन्हें कोई ट्रॉमा होता है तो वो उससे कोप नहीं कर पाते, लड़ नहीं पाते, तो वो डिसोसिएशन की तरफ जाते हैं। दूसरी थेरी है सोशो कोग्निटिव मॉडल, जो कि लर्निंग टू इनेक्ट सोशल रोल, यानी कि जब वो सोशल रोल होते हैं हमारे माशरती किरदार के, हम अपने माशरे में रह के क्या किरदार अदा कर सकते हैं, जब वो अपने माशरती किरदार को सही तरह से सीख नहीं पाते और अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इनेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर वो DID की तरफ जाते हैं, डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती अगर हम अपनी कल्चर या सोसाइटी के अकॉर्डिंग लाइफ ना गुजार रहे हों। ठीक है। आल्टर्स इन रिस्पॉन्स टू सजेशन बाय थेरेपिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन इस मॉडल की है कि DID जो है वो हम थेरेपी से भी क्रिएट करवा सकते हैं। DID एक ऐसी कॉन्शियस डिसेप्शन है
डीआईडी रियल है, लेकिन ये डिवेलप किस तरह से होता है, ठीक है। डीआईडी को हम फेक भी डिवेलप करवा सकते हैं किसी इंसान की पर्सनैलिटी में, थेरेपिस्ट, क्योंकि ये एक डिसेप्शन है। डिसेप्शन का मतलब होता है डिसीव करना किसी चीज़ को, जो झूठी चीज़ भी है उसको हम सच परसीव कर लेंगे, उसे डिसेप्शन कहते हैं। ट्रीटमेंट डीआईडी का क्या है, बहुत सी एग्रीमेंट इसके ऊपर बहुत से ट्रीटमेंट्स बताए गए, लेकिन क्लिनिशियंस के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है, एम्पैथिक एंड जेंटल स्टैंस, यानी कि हमने एक एम्पैथिक और एक बहुत वाइज जेंटल एटीट्यूड रखना है पेशेंट्स की तरफ। इसका गोल क्या है कि हमने क्लाइंट को हेल्प करना है कि वो एज अ होल किस इंटीग्रेटेड पर्सन किस तरह से बिहेव कर सकता है। जैसे गेस्टाल्ट कहता था ना कि हम इंडिविजुअल को एज अ होल स्टडी करते हैं, ये कहता था कि हमने उसको एज अ होल स्टडी करके उसके साथ एम्पैथिक एटीट्यूड बना के, यानी कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर हूँ और उसको ठीक करना अगर हम चाहते हैं। इस ट्रीटमेंट का गोल को क्या होता है कि मैंने उस पेशेंट को एग्री करना है, उसको कन्विंस करना है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ में स्प्लिट ना करे, ठीक है, ट्रोमा से डील करने के लिए। यानी कि उससे लगता है कि अगर इस सिचुएशन में मैं दोबारा से उसी वही इंसान बन के जाऊँगा तो मैं फिर उसके साथ कोप नहीं कर पाऊँगा, मैं उस सिचुएशन में रह नहीं सकता। हमने उसको सिखाना है कि वो अपनी अपनी एक ही पर्सनैलिटी में रहते हुए किस तरह से लोगों के साथ टैकल कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हमने उसको टीच करने हैं ऐसे इफेक्टिव वे जिससे वो अपने स्ट्रेस के साथ डील कर सके। इस तरह के पेशेंट जो बहुत सीवियर होते हैं, जो सेल्फ हार्म, अपने आप को इंजरी पहुंचाने की कोशिश या सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हमें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है ताकि हम उनको इन चीज़ों से बचा सकें और उनके ट्रीटमेंट को एक और इंटेंसिव फैशन में डिज़ाइन करें और उनको ट्रीट करें। साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट क्या कहता है इसका, इस ट्रीटमेंट का गोल क्या है कि हमने उनके रिप्रेशंस को रिकवर करना है। रिप्रेशन क्या होता है, ये एक फ्राइड ने ये थे कॉन्शियस पर्सनैलिटी के उसमें बताई थी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में रिप्रेशन का डिस्कस किया हुआ है कि रिप्रेशन क्या होता है कि आप बचपन में जो आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती, जो दब जाती हैं, या कोई ऐसा ट्रोमेटिक इवेंट जिसको आप दबा देते हो अपनी कॉन्शियसनेस में कि दोबारा ये बाहर निकल कर ना आए, जब आप बड़े होते हैं ना तो वो चीज़ आपको तंग करती है। रिप्रेस किया हुआ था आपने लेकिन अब वो आपको तंग कर रही है। ऐसे ट्रोमेटिक इवेंट जिन्हें आप ब्लॉक करने की अपने कॉन्शियसनेस में कोशिश करते हो कि आप उससे अवेयर ना रहो, वही आपको बाद में तंग कर रहे होते हैं। तो साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू फ्राइड हमें यही कहता है कि हमने किस तरह से उनके रिप्रेसिव थॉट्स को ख़त्म करवाना है। बहुत से प्रैक्टिशनर्स जो थे वो साइकोडायनेमिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन यूज़ करते थे, लेकिन वो उसमें ये कहते थे कि हम हिप्नोसिस की भी मदद ले सकते हैं। जो फ्राइड कहता था ना कि हिप्नोटाइज करके पेशेंट से उनसे फ्रीली रिकॉल करवाया जाए, वो जो भी बोलना चाहे बोलें, उसको हम पहले हिप्नोटाइज करते हैं ताकि हम रिप्रेस्ड मटेरियल को बाहर निकाल सकें। डीआईडी पेशेंट्स को हम अनयूजुअली हिप्नोटाइज नहीं करवा सकते, ठीक है। डीआईडी पेशेंट्स को हम हिप्नोटाइज अनयूजुअली तौर पर नहीं करवा सकते, लेकिन हम कुछ खास स्पेसिफिक सिचुएशन में उन्हें हिप्नोटाइज करके, फॉर एग्जांपल कि उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो अपने ख्यालात में दोबारा से जाएं और वही जो ट्रोमेटिक इवेंट जो चाइल्डहुड में उन्होंने फेस किया था उसे उसके बारे में याद करने की कोशिश करें। इस टेक्निक को हम एज रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है, कि बैक इनटू हर माइंड्स इन चाइल्डहुड, और वहाँ पर चाइल्डहुड में जाके दोबारा से वो ट्रोमेटिक मेमोरीज़ को दोबारा से याद करें और रियलाइज़ करें कि कौन से चाइल्डहुड थ्रेट्स थे जो उसको तब प्रेजेंट थे, अब उसके वो थ्रेट्स नहीं हैं, अब वो एडल्टहुड में चला गया और वो उन थ्रेट से अब ना डरे, उसके थ्रेट को हमने ख़त्म करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चे बचपन में भूतों से डरते होते हैं, तो इन एडल्टहुड में हमने उनका ये डर ख़त्म करवाना होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अपनी एज के साथ भी वो अपनी जो पुरानी मेमोरीज होती हैं ना उनसे रिकवर नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से डीआईडी के सिम्टम्स होते हैं वो और वर्सन होते जाते हैं, यानी कि ख़राब से ख़राब होते जाते हैं। थेरेपी को तकरीबन 2 साल लगते हैं, इसकी थेरेपी को कंप्लीट करने के लिए किसी पेशेंट को डीआईडी से रिकवर करवाने के लिए 2 साल लगते हैं और 500 पर आवर्स, एक पेशेंट के ऊपर 500 घंटे अगर हम लगा रहे हैं 2 साल में, फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। एक ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, क्लफ्ट ने इसने 84% 123 पेशेंट्स लिए थे, जिसमें से उसने वो 84% जो थे पेशेंट वो स्टेबल हो चुके थे थोड़े बहुत, लेकिन जो 10% थे ना वो अभी भी कोई बेटर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे थे। इसको कम्प्लीटली भी रिकवर करवाया जा सकता है डीआईडी के पेशेंट्स को,
ठीक है। DID की एनजाइटी और डिप्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा कोमोर्बिडिटी पाई जाती है, ठीक है। इसको हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के साथ भी सम टाइम थोड़ा कम करवा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिकवर नहीं करवा सकते, क्योंकि DID के पेशेंट्स के ऊपर मेडिकेशंस का कोई असर इतना ख़ास नहीं होता। Thanks. Any queries you can ask me in the comment section, and for further details you can consult the book by John Neal and Gerald Davison 12th edition. This book is easily and freely available and in PDF form on Google. You can download from here.